My name is Yatin Jain. I have secured All India rank 91 in UPSC Civil Services 2022. In this video, I would be sharing my detailed strategy for prelims, mains, and interview, and my journey throughout the civil services. I have completed my schooling from Jabalpur, Madhya Pradesh, and then I have graduated from Information and Technology, being engineer in Information and Technology from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. And then since 2019, I have been actively pursuing for the civil services examinations. So I would like to say my UPSC civil services journey. This is my third attempt in which I got the success. In the previous two attempts मेरे को सक्सेस नहीं मिली थी. अल्टीमेटली मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था पहले दो स्टेजेस में. सो दैट वाज अ बिग सेटबैक फॉर मी. बट द मेन थिंग इज़ जो इस जर्नी में हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना है, गिव अप मत कीजिए और मेहनत करते जाइए, तो सक्सेस आज नहीं तो कल आपको मिलेगी. सो इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें हर एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे एक्सपीरियंस से. सो जो भी चीज़ें हैं, डूज हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो हैं कि सबसे पहले आप इसका सिलेबस एंड PYQs को देखिए. बिकॉज किसी भी एग्जामिनेशन में जो इतना टफ होता है रादर देन सिविल सर्विसेज, सबसे ज़रूरी होता है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी. और प्लानिंग तभी हो सकती है तब आप जानते हो कि आप किस जगह जा रहे हैं और क्या आपका चीज़ें डिफिकल्टी आएंगी. सो स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले आप PYQs को देखिए और सिलेबस को देखिए. सेकेंडली, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज रादर देन आप एक दिन 10 घंटे पढ़िए, उसकी जगह आप रोज़ सिर्फ 4 घंटे पढ़िए, लेकिन महीने भर 4 घंटे पढ़िए. वो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी. बिकॉज ये बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म होती है. ये अपना 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है. तो आपको साल 2 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है. सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होती है. और थर्डली, डेडिकेशन. कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आपको सिविल सर्विसेज करनी है तो क्यों करनी है. मोस्टली इंटरव्यू स्टेज में एक क्वेश्चन आता है जो हर किसी से पूछा जाता है कि वाई IAS क्यों बनना है. तो लोग उस आंसर को मेकअप करते हैं कि मेरे को IAS क्यों बनना है. आपके अंदर खुद एक रीज़न होना चाहिए IAS बनने के लिए, तभी आपने जर्नी स्टार्ट की थी. अगर वो रीज़न आपके अंदर है, वो आग आपके अंदर है, तभी आप कंसिस्टेंटली इस जर्नी में अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे और हमेशा इंप्रूव कर पाएंगे. सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए. और क्या नहीं करनी चाहिए, डोंट्स भी जो कुछ होते हैं वो ये हैं कि मल्टीपल सोर्सेज के पीछे कभी मत भागिए. एक सोर्स पे स्टिक करिए. फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है मैंने, लेकिन उसको मैं 15-20 बार पढ़ चुका हूँ. सो रादर देन 10 सोर्सेज को पढ़िए, आप एक सोर्स को 10 बार पढ़िए. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंडली, एक अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी बनाइए. जैसे आप मेरा ये वीडियोस देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है मेरी हर चीज़ को आप ब्लाइंडली फॉलो करें. जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आप रिलेट कर पाते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए. रादर देन जो मैं कह रहा हूँ वर्ड टू वर्ड उसको फॉलो कीजिए. तो हर किसी की यूनिक स्ट्रेटेजी होती है. सो उसको आप लोग फॉलो कीजिए. ठीक है. और डोंट्स में ये होता है कि अल्टीमेटली रिवीजन को आपको बहुत सारे करने हैं. सो जितना कम अपना मटेरियल रखेंगे, जितना कम अपना रिसोर्सेज रखेंगे, जितना कम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हो गया, डिस्ट्रैक्शंस हो गया, सो ये सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर है इस जर्नी के लिए. सो अब बात करते हैं अपन इस तीनों फेजेस में जो स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, उन तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी के लिए. फॉर प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है, मैं प्रीलिम्स में कहना चाहूँगा, जैसे मैंने 2 प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाया था. सो उनके 2 रीजंस थे. तो मैंने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया कि क्या गलतियाँ होती हैं. पहले प्रीलिम्स में कट ऑफ 92 के अराउंड गया था और मेरा 90 स्कोर आया था. सो जब मैंने उसको एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि PYQs में मैंने उतना फोकस नहीं किया था उस टाइम पे. कि PYQs बस देख लिए थे कि हाँ ये क्वेश्चन किसी ने पूछे हैं, लेकिन उसका डीप एनालिसिस नहीं किया था. तो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स में रादर देन सॉल्विंग मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मैंने PYQs पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया. PYQs से अपना एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को डेवलप किया. और जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे 2023 का जो प्रीलिम्स आया है, लोग बोल रहे हैं एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी फेल हो गया है, ये फेल हो गया है, कुछ नहीं चला है. हाँ, UPSC ने पैटर्न चेंज किया है, लेकिन अगर आपने UPSC के PYQs फॉलो किए होंगे, UPSC की आइडियोलॉजी देखी होगी, तो पैटर्न वही सेम था UPSC के क्वेश्चन फ्रेम करने का. सो वही है कि सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो मैंने पहले कहा था, प्लानिंग ज़रूरी होती है. तो प्लानिंग का ही पार्ट होता है PYQ एनालिसिस, जो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं. सो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रीलिम्स की सक्सेस में. सो मैं कहना चाहूँगा जितना ज़्यादा आप एम्फोसाइज करेंगे PYQs में, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज के, दूसरे एग्जामिनेशन भी जो UPSC कराता है, चाहे CDS हो गया, CAPF हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स भी UPSC करवाता है. तो क्वेश्चन जो वहाँ पे भी आ रहे हैं वो सिविल सर्विसेज के ही कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं या उसके सिविल सर्विसेज में. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और प्रीलिम्स में ये होता है कि थोड़ा सा जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको वो इंट्यूशन आता है. कहते हैं ना ABCD आंसर आपके सामने ही होगा चारों ऑप्शंस में, वो थोड़ा सा पहचानने में हेल्प करता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे.
सो जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने रिसोर्सेज को रिवाइज कर पाएंगे, फॉर स्पेसिफिकली हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट सी आती है, लेकिन अगर आप बेसिक रिसोर्सेज से ही आती है, चाहे आप लूसेंट पढ़ लीजिए, चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, अगर जितना मल्टीपल रिवाइज करेंगे आप, उतना अच्छा रिटेंशन पावर आपका रहेगा कि आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाएंगे ऑन द फाइनल डे। सो प्रीलिम्स में मोटा मोटा यही चीज़ें रहती हैं, और करंट अफेयर भी यूपीएससी पूछता है, लेकिन मेरा हमेशा स्पेसिफिक ये रहता है कि आप जितना स्टैटिक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। करंट अफेयर आप पढ़ते रहेंगे, न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो करंट अफेयर कवर हो जाता है। स्टैटिक में अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये बेसिक 3 पिलर्स हैं प्रीलिम्स के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एक जाते हैं अपन मेंस के लिए। मेंस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेज। मेंस इज़ द ओनली स्टेज जहाँ पे पूरी सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहती है। प्रीलिम्स में लक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट मेंस में भी करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें अपने कंट्रोल में रहती हैं। और मेंस ही है, अगर आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इंटरव्यू कैन ओनली डिसाइड द रैंक विच यू विल गेट, पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो सिर्फ मेंस डिसाइड करता है। सो मेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन दिस एग्जामिनेशन। सो मेंस में तो आपको सबको पता होगा कि 4 जीएस के पेपर होते हैं और ऑप्शनल का पेपर होता है, 2 ऑप्शनल्स का पेपर होता है और एक ऐसे का पेपर होता है। मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी रहा है। सो सबसे पहले अपन जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 चारों जीएस की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। चारों जीएस में मार्क्स स्कोर करने का एक अलग पैटर्न होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि हर किसी का किसी एक जीएस में अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी दूसरे जीएस में कम मार्क्स आते हैं। उसका एक रीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल जीएस 1, तो जैसे मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी रहा, तो जीएस 1 में सोसाइटी वाला पोर्शन होता है, उसमें मेरी अच्छी कमांड रही। फिर मैंने उसमें जोग्राफी पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, बिकॉज जोग्राफी के भी 8 क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने मोर एम्फेसाइज़ किया वैल्यू एडिशन पे। इस साल जो पेपर आया था, मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जीएस 1 में मैं 15 से 20 डायग्राम्स बना के आया था। हिस्ट्री के हर एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बनाया हुआ था। जोग्राफी के हर एक क्वेश्चन में मैंने मैप बनाया हुआ था। इनफैक्ट सोसाइटी के क्वेश्चंस में भी, जिसमें लोग डायग्राम नहीं बना पाते, मैंने वहाँ भी ट्राइबल क्वेश्चंस में या किसी में मैप और डायग्राम्स बनाए थे। सो ये आप चीज़ों को इनोवेट कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएँ। बिकॉज क्या होता है, आपको सिर्फ हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आना है हर एक क्वेश्चन में। बिकॉज हर जीएस में 20 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में आपने अपने कंपटीटर से हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा लिया, पर जीएस 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए। चारों जीएस में मिला के 40 मार्क्स एक्स्ट्रा होगा। 40 मार्क्स से आप बहुत आगे लीड ले सकते हो। तो मेहनत जो भी करनी है आपको, वो आधे और 1 नंबर के लिए मेहनत करनी है पर क्वेश्चन में। तो वहाँ पे आपका इनोवेशन बहुत हेल्प करता है। जैसे कि जीएस 2 का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जीएस 2 में मैंने रिसोर्सेज तो वही रखे थे, लक्ष्मीकांत वगैरह हो गया पॉलिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी वगैरह के लिए मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज इंटरनेट वगैरह को रेफर किया था। और एग्जाम्पल्स वगैरह जो मैं कलेक्ट करता था, मैं अपने न्यूज़पेपर्स की रीडिंग कंसिस्टेंटली करता रहा। न्यूज़पेपर के मैं नोट्स बनाता था ऑनलाइन। तो वहाँ पे मैं सारे अपने एग्जाम्पल्स हो गया, केस स्टडीज़ हो गया, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गया, वो सब मैंने कलेक्ट किए हुए थे। फिर उनको ही मैं यूज़ करता था। जीएस 2 में एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने एक डायरी बनाई हुई थी। उसमें ही मेरी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फैक्ट और फिगर्स होते थे, जो भी अपना आर्टिकल्स होते थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते थे, वो मेरे पास वहाँ पे लिखे हुए थे। तो उससे हेल्प ये होती है कि अल्टीमेटली आप स्कैटर्ड वे में जब पढ़ते हैं अलग अलग जगहों पे, और वो चीज़ आपके पास एक जगह होती है, तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उसको, और ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जीएस 1 और जीएस 2 के बीच में जो गैप मिलता है, तो उसमें मैंने क्या किया था, मेरी डायरी थी, उसमें से मैंने सारे आर्टिकल्स फिर से गो थ्रू किए थे, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के गो थ्रू किए थे। तो मेरे को उस टाइम पे रिवाइज हो गया, और तुरंत के तुरंत जब मैं एग्जाम में गया पेपर 2 लिखने के लिए, तो सारी मेरे को वहाँ पे याद थे। मैंने भर भर के एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हर एक क्वेश्चन में लिख के आया था। सो उसका बेनिफिट भी हुआ। मेरे जीएस 2 में 120 मार्क्स हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कंटेंट तो हर कोई पढ़ता है, कंटेंट तो कॉमन ही हर किसी के पास सेम है। प्रेसिडेंट का सवाल आएगा तो आप भी वही लिखोगे जो मैं लिखूंगा, लेकिन उसमें कैसे आप डिफरेंटली चीज़ों को लिख सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। सो जीएस में मैं ये कहना चाहूँगा कि कंटेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कंटेंट आपके पास लिमिटेड रही है, उसको बार बार पढ़िए और उसको रिप्रोड्यूस कीजिए। आप जितना ज़्यादा उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उसको डिफरेंट वे में लिख पाएंगे, तो उतना बेनिफिशियल रहेगा। और जीएस 3 थोड़ा सा रोड ब्लॉक रहा है हर किसी के लिए। जीएस 3 पिछले 5-6 सालों में देखा जाए तो बहुत हाई स्कोरिंग नहीं जा रहा है, बिकॉज जीएस 3 में अकेले में यहाँ 5-6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सेम आंसर राइटिंग की स्टाइल आप फॉलो नहीं कर सकते हो जीएस 3 में, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। बट उसके लिए भी आप थोड़ा स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे, और वो एकदम सीधे सीधे आते हैं, डायरेक्ट टू द सिलेबस से आता है। साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आना है तो आना है। सो इन क्वेश्चंस के लिए आप पहले से प्रिपेयर कीजिए। साइबर सिक्योरिटी के लिए आप कमिटी से प्रिपेयर कर लीजिए। गवर्नमेंट का डेटा होता है, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं, मैप बना सकते हैं वहाँ पे। सो वो सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वो वहाँ पे आपको एज मिल जाता है। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस थोड़ा सा वियर्ड आ रहे हैं, थोड़ा सा बाउंसर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाउंसर्स होते हैं वो जीएस 3 के पेपर्स में होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
सो वहाँ पे 4 और 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे आउट ऑफ 20 जिसका आपको कोई क्लू ही नहीं होगा। इस साल भी एक सेलुलोज वाला क्वेश्चन आया था, नोबडी न्यू ऑफ दोज थिंग। इग्नियस रॉक वाला कुछ क्वेश्चन आया था, किसी को नहीं पता था। सो ये चीज़ें कुछ कुछ होती हैं, तो वहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे हेल्प करता है कि कैसे मिनिमम नॉलेज से भी आप वहाँ पे 1 या 1.5 पन्ना इतना लिख दें कि आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाए। बिकॉज वो 1 या 1.5 मार्क्स भी आपको जीरो से बहुत बेटर है और वो आपको आगे कहीं ना कहीं एज दिला सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए। इकोनॉमिक्स में मैं कहना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर पे स्पेशल फोकस रखिए। वहाँ पे आपको जो अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट्स हो गई और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको अच्छे से पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को बहुत अच्छे से पढ़िए। वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कीजिए, वहाँ से आप स्टेट गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स और गवर्नमेंट के जो फिगर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो लाइन्स होती हैं उसको यूज़ कीजिए। बिकॉज गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे बजट आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पीचेस और बहुत सारे कोट्स या श्लोक्स गवर्नमेंट यूज़ करती है, तो आप उनको अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ की जो टैगलाइंस होती हैं तो उनको आप अपने आंसर्स में, कंक्लूजन्स में यूज़ कर सकते हैं। सो वो बहुत हेल्प करते हैं GS 3 के लिए। तो ये अपनी बात होगी GS 1, 2 एंड 3 के लिए। एंड GS 4 इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। तो GS 4 के लिए आप बहुत अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। GS 4 और ऐसे जो दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना होता उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलता है। सो आप थोड़ी सी मेहनत बस करेंगे यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देगा। फॉर एग्जांपल मेरे ऐसे के मार्क्स 137 है, 135 मार्क्स हैं। सो इस साल लोगों का ऐसे बहुत बेकार सा रहा है, बहुत कम स्कोरिंग गया हुआ है ऐसे का स्कोर। सो इसमें मैंने जो नॉर्मल जो पैटर्न चलता है, हर कोई जो फॉलो करता है सेम पैटर्न, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। मैंने अपने इंस्टिंक्ट फॉलो किया और मैंने डिफरेंटली चीज़ों को किया। मैं ऐसे की स्ट्रेटेजी भी डिटेल में शेयर करूँगा। पहले GS 4 में अपन बात करते हैं। तो GS 4 में वही है, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जितना यूनिक एग्जाम्पल्स लिखेंगे और जितने ज़्यादा वैल्यूज़ आप लिखेंगे वो उतना हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सो मेरे हर आपको एथिक्स के टेस्ट में आप जो भी मेरी कॉपीज़ हैं देखेंगे, फाइनल में भी मैंने MS धोनी को बहुत ज़्यादा कोट किया है, क्रिकेट के एग्जाम्पल्स को बहुत ज़्यादा कोट किया है, मैच फिक्सिंग वगैरह के एग्जाम्पल्स को कोट किया है करप्शन वगैरह में। सो वही है कि रादर देन जस्ट कोटिंग महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी और जो नॉर्मल अपन हर कोई कोट करता है, आप थोड़ा सा डिफरेंट थिंक कीजिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कीजिए और जो चीज़ आपको अच्छी लगता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उसको कोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे में भी मैंने क्रिकेट का ही एनेक्डोट लेके पूरा स्टार्ट किया था। ऐसे में जो स्माइल वाला ऐसे आया था, मैंने उसमें क्रिकेट का ही एनेक्डोट लिखा था। तो सामने वाले एग्जामिनर को अच्छा लगा होगा वो भी कि कुछ डिफरेंट चीज़ आई है। सो उसका रिफ्लेक्शन मेरे को मेरे मार्क्स में भी दिखा हुआ है। सो वही है कि रादर देन जस्ट फॉलोइंग अ यूनिक सेम पाथ कि हर कोई ने जिसने बोल दिया वही चीज़ फॉलो करने, नहीं, आप अपने इनोवेशन कीजिए, अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कीजिए। अल्टीमेटली आप पेपर लिखने वाले हैं और आपकी क्रिएटिविटी और आपका यूनिकनेस ही है जो आपको दूसरों से अलग करेगा। ये एग्ज़ाम से उसी में का है कि कंपटीशन है, रिलेटिव एग्जामिनेशन है, आप कैसे दूसरे से बेहतर हो सकते हैं आपको वो दिखाना है। अगर आप सब दूसरों जैसा आप भी वही काम करेंगे तो आपको भी एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट सोचिए, थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए अपने आंसर राइटिंग में, अपने प्रेजेंटेशन में, डायग्राम्स को इंक्लूड कीजिए, कंक्लूजन्स डिफरेंट लिखिए, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखिए आप एथिक्स में और ऐसे में। सो वो बहुत हेल्प करता है। सो ये ओवरऑल जर्नी रही इसकी मेंस की। ऑप्शन के लिए मैं कहना चाहूँगा मेरा पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी रहा, हर किसी का कोई अलग ऑप्शन भी हो सकता है। ऑप्शन में मेन चीज़ें ये होती हैं कि इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। GS में तो अपना सुपरफिशियल नॉलेज से भी काम चल जाता है कि बेसिक चीज़ें अपन ने पता कर ली, उसको अपन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं चीज़ों को लिख दे रहे हैं। बट ऑप्शनल रिक्वायर्स डीप एनालिसिस, और ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है PYQs का। अगर आप देखेंगे, अगर मेरे सोशियोलॉजी की बात करेंगे, 70 से 75% PYQs से ही रिपीट होते हैं। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, बेसिक रिसोर्स और बेसिक सोर्स जो है उसको अच्छे से पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने खुद के नोट्स बनाइए और PYQs को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। हर PYQ का आपके पास आंसर लिखा होना चाहिए। अगर आपने उस PYQ का आंसर खुद से लिखा है रादर देन किसी कोचिंग से या किसी नोटबुक से आपने लिया है, खुद से अगर आप लिखेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा और आपको हमेशा याद रहेगा। सो बाय द चांस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की होगी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप डिसेंट आंसर उसका लिख पाएंगे। सो PYQs प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्री, मेंस एंड इन एवरीथिंग। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और आंसर राइटिंग की बात करते हैं। सो आंसर राइटिंग हमेशा जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। कभी ये मत सोचिए कि मेरा जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब मैं उसका आंसर लिखूंगा, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा कि आपका सिलेबस कभी भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी आंसर राइटिंग को स्टार्ट कीजिए। बिकॉज सबसे पहले आप बहुत बुरे और बहुत बेकार आंसर लिखेंगे, मैंने भी लिखे थे, हर हर टॉपर ने और हर एस्पिरेंट ने लिखे होंगे। फिर एक ग्रेजुअल प्रोसेस है आंसर राइटिंग की, उसके बाद आप उसको डेवलप करते हैं, उसके बाद आप उसको सीखते हैं अपने पीयर ग्रुप में, अपने दोस्तों से, अपने मेंटर से, तब जाके आपकी आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप होती है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है,
बैठे बैठे नहीं आएगी, सोचने से नहीं होगी, उसको डेवलप करना पड़ेगा। सो उसके लिए आप जितना जल्दी लिखेंगे और जितना ज़्यादा लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। अब हम आते हैं ऐसे की स्ट्रेटेजी में। सो ऐसे में मेरे मार्क्स 135 हैं। सो मैंने एक स्माइल वाला टॉपिक जो आया था उस पर ऐसे लिखा था और एक फॉरेस्ट वाला ऐसे आया था उस पर लिखा था। सो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ऐसे इज़ द ओनली पेपर ऐसे इन एथिक्स जहाँ पे यूपीएससी गिव्स यू द फ्रीडम कि आपके हाथ में बॉल है, आप जैसा चाहो आप वैसा लिख सकते हो, जैसा चाहो वैसा एक्सप्रेस कर सकते हो। सो वही है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप कैची बनाइए, सामने वाले को एंगेज करिए। आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो रीडर है उसको मज़ा है ऐसे पढ़ने में, उसको बोरियत ना हो कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 12 पन्ने आपको एक ऐसे लिखना होगा। सो आपको लिखने में भी मज़ा आना चाहिए, सामने वाले को पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए। सो ट्राई कीजिए आप जितना ज़्यादा उसको थोड़ा सा इमोशंस के साथ लिख पाएँ, जितना ज़्यादा उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजी में कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एम एस धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो मैंने धोनी की बहुत सारी लाइन्स कोट की हैं ऐसे में। मैंने इंट्रोडक्शन जो था वो भी क्रिकेट से इंस्पायर्ड था। फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स डायमेंशंस खोले। फॉर एग्जांपल एथिकल डायमेंशन, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री के एग्जांपल्स लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल डायमेंशंस खोलिए, पॉलिटिकल डायमेंशंस खोलिए, इकोनॉमिक डायमेंशंस खोलिए, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस। जो नॉर्मल पेस्टल अप्रोच लोग बोलते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, उसी को करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मैकेनिकल नहीं होना चाहिए वो आंसर। ऐसे में आपका एक फ्लो होना चाहिए, एक के बाद एक फ्लो होना चाहिए। और जितने यूनिक एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे ना वो उतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेगा। और यूनिक एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो आपका डे टू डे लाइफ या सो सामने वाला रीडर है वो कनेक्ट कर पाएगा उस एग्जाम्पल से। सो उतना ज़्यादा वो हेल्प करता है। और मैं ये भी करता था, मैंने बहुत सारे कोट्स कलेक्ट किए हुए थे और हिंदी के श्लोक्स वगैरह कोट कलेक्ट किए हुए थे। सो वो मैं लिखता था ऐसे इसमें। फॉर एग्जाम्पल जो स्माइल वाला मैंने ऐसे लिखा था उसमें मैंने एक हिंदी बॉलीवुड का जो गाना होता है वो भी लिखा था कि मुस्कुराहटों पे हो जिंदगी, जीना इसी का नाम है। तो मेरा कंक्लूजन इससे एंड हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे होते, कबीर जी के जो दोहे हैं, दोहे मैंने बहुत सारे प्रिपेयर किए हुए थे कि मैं उनको अपने आंसर्स में ऐसे में कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वैल्यू ऐड करके आप कलेक्ट कर सकते हैं ऐसे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोट्स हो गया, श्लोक्स अपने हो गए, कबीर के दोहे हो गए, कुछ हिंदी फिल्मों के गाने हो गए। अब गाने में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखें, उस कंटेक्स्ट में मिलता जुलता जो चीज़ें लिख सकते हैं जो थोड़ा सा इंस्पायरिंग हो। जैसे अग्निपथ कविता जो है हरिवंश राय जी की, तो आप अग्निपथ कविता के कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं कंक्लूजन में। इंग्लिश पोएम्स वगैरह आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी की या किसी की पता हो, कुछ लाइन्स पता हो, तो आप उनको कोट कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है कि आपकी डाइवर्सिटी दिखती है सामने वाले एग्जामिनर को, यू हैव अ वेरी वेल नॉलेज, आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो। और डिफरेंट डायमेंशंस में आप ऐसे को लेके जाइए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सा काउंटर नरेटिव भी दीजिए। मतलब जो क्वेश्चन ऐसे की थीम है उसका थोड़ा सा काउंटर भी दीजिए। मतलब लास्ट के एक एक 1.5 पेज में 2 और 3 पैराग्राफ्स में थोड़ा सा काउंटर व्यू भी देंगे तो वो वैल्यू एड करता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिस कर जाते हैं उसको। सो वो दिखाता है कि आप बाइनरी थिंकिंग पे नहीं जा रहे हो, आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें पता है, यू कैन सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो। सो वो आपके उसमें वैल्यूएट करता है और उसका ही है कि आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा आपके मार्क्स में। और दोनों ऐसे जो फिर आते हैं अपन बात कि ऐसे का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है। सो हमेशा उस पर जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, रादर देन उस पर कि आप सोच रहे हो कि ये बहुत ईजी टॉपिक है, हर कोई इस पर लिखेगा तो मैं इस पर नहीं लिखता हूँ, मैं किसी और पे लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इन्वायरमेंट का टॉपिक, फॉरेस्ट का टॉपिक मैं बहुत पहले से प्रिपेयर करके गया था। हर साल आप देखोगे 3-4 रिपीटेड थीम से यूपीएससी पूछता है। कोई एक टॉपिक होता है विमेन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और नॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर। सो इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरा इन्वायरमेंट प्रिपेयर्ड था पहले से, इसलिए मैंने फॉरेस्ट वाला टॉपिक चुना और उस पर फिर मैं अपने जो कोट्स थे, सारे दोहेज थे, मैं सब उसको लिख पाया, एक्सप्रेस कर पाया। उसमें मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स लिखे थे तो उसको मैं वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पाया। तो जितना आप कंफर्टेबल रहेंगे ऐसे के टॉपिक के साथ उतना अच्छा आप ऐसे लिख पाएंगे, उतना इंगेजिंग ऐसे आप लिख पाएंगे और वो एग्जामिनर को भी पसंद आएगा। और थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमेशा रखिए ऐसे में। एकदम जो घिसा पिटा चला आ रहा है, जो रैंडम क्लीशे टॉपिक्स चलते आ रहे हैं कि ऐसा फॉलो करना है, उसको मत कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए। हर साल सेम एक्सपीरियंस आते हैं, सेम चीज़ें बोलते हैं, हर कोई सेम चीज़ें करता है। तो जितना आप डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे एग्जामिनर को, एग्जामिनर भी आपको खुश करेगा एक्स्ट्रा मार्क्स देके। फिर अल्टीमेटली लास्ट स्टेज ऑफ एग्ज़ाम आती है जो कि इंटरव्यू है। सो इंटरव्यू मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फेज़ ऑफ दिस जर्नी होता है, सबसे बेस्ट फेज़। वहाँ पे आप खुद को जानते हो। जब अपन डेफ फिल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इस यूपीएससी की जर्नी में कि आप भूल जाते हो, अपने खुद को आप भूल जाते हो। बिकॉज अल्टीमेटली आपका सहारा आपकी बुक्स और आपका जो स्टडी टेबल है वही रह जाता है, बाकी दुनिया से आप कट आउट हो जाते हो। सो इंटरव्यू का स्टेज वो होता है जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, आप अपने आप को खुद को जानते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का स्टेज वो होता है और सबसे इंजॉयमेंट वाला स्टेज होता है। वहाँ पे पढ़ना ज़्यादा नहीं होता है, सारा चीज़ें, सारा नॉलेज आपके पास है, वहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है।
वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रह के बोर्ड के सामने एक्सप्रेस कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। सो इंटरव्यू में बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, अपना करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए। मेन चीज़ होती है आपका डेफ। जो भी आप एक एक वर्ड आप अपने डेफ में लिखेंगे, बहुत सोच समझ के लिखिएगा। उस पर जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, क्वेश्चंस डेवलप कीजिए, उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए। सो इंटरव्यू की जर्नी बहुत पीसफुल रहेगी और बहुत हैप्पीली आपकी इंटरव्यू की जर्नी होगी और फिर अल्टीमेटली आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। सो वही है कि मेन पिलर ऑफ द इस जर्नी में सक्सेस चाहिए तो मेंस पे सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो इंटरव्यू थोड़ा 19-20 भी अगर हो जाता है, उतना एक्सपेक्टेशंस के अराउंड नहीं जाता है, सो उतना इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। सो यही है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि कुछ मैं बता दूँ, तो वही रहेगा कि कभी भी हार मत मानिए, नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखिए कि अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, अगर मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर मेरे अंदर विल पावर है, मैं कर सकता हूँ तो करूँगा ही। कि मेरी एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं मानता हूँ, बिकॉज मैंने 2 फेलियर्स देखे हुए हैं। सो बहुत निराशा मेरे को भी हुई थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते हैं, मेहनत का साथ अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो किस्मत भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। सो बस मेहनत करते चलिए, किस्मत आज नहीं तो कल आपके साथ होगी ही होगी। और वही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपके अंदर वो है कि हाँ, इस फेलियर में भी आप कुछ अच्छा ढूंढिए। और एक और चीज़ मैं मानता हूँ हमेशा कि इस लाइफ में मेरी पर्सनल लाइफ से मैं बताता हूँ कि जो भी चीज़ होती है, अच्छी या बुरी कैसी भी अगर होती है, सो वो जो भी होना है ना, अच्छे के लिए ही होता है। उस मोमेंट पे अपन को लगता है कि बहुत बुरा हुआ, जैसे मेरा सेकंड प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सीसेट नहीं क्लियर हुआ था मेरा। सो मेरे को तो लगा था कि लाइफ का एंड है ये, कि मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ये एग्जामिनेशन मैंने अपना गोल बनाया हुआ था, पता नहीं कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो बहुत लो फेज था मेरा उस टाइम पे। मेरे पेरेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। और वही है कि मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद मैं उठ के और डबल मेहनत किया मैंने, कि ताकि सक्सेस मेरे को मिले। और उसका ही आज ये बेनिफिट है कि आज मेरे को 91st रैंक मिली है और मैं यहाँ सबके सामने हूँ। सो इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। इस यूपीएससी की जर्नी को अगर मैं कहना चाहूँ, जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स रहेंगे किसी भी एस्पिरेंट के लिए, इस प्रिपरेशन को सक्सेस करने के लिए। सबसे पहले है सेल्फ बिलीफ। खुद के अंदर भरोसा रखिए और खुद से कभी झूठ मत बोलिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। मिरर के सामने खड़े होकर अगर आप किसी को बताने के लिए नहीं बोलना है कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है, 12 घंटे पढ़ाई की है। अगर आप खुद को बोल सकते हैं मिरर के सामने खड़े होकर कि आज मैंने जो मेरे से बेस्ट हो सकता रहा, मैंने अपने दिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है, सो वो बेस्ट है। सो ऑनेस्टी एंड सेल्फ बिलीफ इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन लगातार करना है। बिकॉज ये जर्नी मिनिमम आपकी लाइफ के 3 प्रेशियस ईयर्स लेगी। 3 years ऑफ योर लाइफ विल बी टेकन बाय दिस यूपीएससी जर्नी, अगर आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। तो 3 साल तक आपको लगातार पढ़ना है। आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपके दोस्तों लोग, अगर आप देखेंगे कि दोस्त लोग आपके जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहा है, कोई यहाँ घूमने जा रहा है, सो वो सारी चीज़ें अपन को सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो कोयला है जब वो निखरता है तो हीरा बन के निकलता है। तो जैसे मैंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, हर एस्पिरेंट करता है, लेकिन जब रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो 10 डेज में जो मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। सो वही है कि अल्टीमेटली अगर आप मेहनत करेंगे, सो सक्सेस आपके साथ होगी। और सक्सेस फिर इतनी ब्यूटीफुल होती है कि सारे जो मेहनत की चीज़ें थी, सारे जो अपने संघर्ष थे, सारी जो डिफ़िकल्टीज़ थी, वो सब ढक जाता है और फिर सक्सेस ही सक्सेस रहती है और फिर आप आगे बढ़ते चलते हैं। सो एंड में यही है कि अगर आप मेहनत करेंगे, सो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे। और ऑफिसर्स बन के अपन को वही करना है, देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, फिर बाकी हर किसी का भला करना है। बाकी तो फिर सब जो होगा होता रहेगा।